Good afternoon to all of you. I am Abhishek Kumar. In this lecture, I am going to discuss about intermolecular forces, surface tension and PYQ of NEET. So start with intermolecular forces. Intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है अमंग द मॉलिक्यूल और यहाँ पे हम जिस फोर्स के बारे में बात करते हैं वो होगा अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? यानी कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसी को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecules। अब इसे समझते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, कौन सी मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं और कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने जो है ये ग्लास कंटेनर लिया है, एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जो है हमने एक ग्लास कंटेनर लिया है। यहाँ पे हमने एक ग्लास कंटेनर की जो है वो थिकनेस भी दिखाई है आपको, क्लियर है ये। और इस कंटेनर में जो है हमने वाटर फिल कर रखा है, यानी कि इसमें जो है हमने पानी भर रखा है, वाटर फिल कर रखा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए इस सिस्टम में कितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास का होगा, अगर ये ग्लास है ना तो ग्लास का मॉलिक्यूल होगा, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर यानी कि H2O का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ग्लास मॉलिक्यूल है उसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है ग्लास कंटेनर के दीवार पे, वॉल पे, है ना, ये ग्लास मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्लास मॉलिक्यूल है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह है। ये वाटर मॉलिक्यूल है रेड कलर की, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब मुझे ये जानना है कि ये 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सिस्टम में। एक जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है ग्लास मॉलिक्यूल है। तो हम कौन सी फोर्स की बात करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो बेसिकली करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वह जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, वो देखिए कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, पहला अगर मैं बात करता हूँ वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर मैं तीसरा बात करता हूँ ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, तो ये तीसरा मॉलिक्यूल्स होगा। यानी कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके बीच में है? ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है। अगर हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ तो ये किसके बीच में है? तो ये ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं तो यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसके बीच में है? तो ग्लास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट है तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, मॉलिक्यूल अगर सेम है तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। क्लियर है? अगर देखिए यहाँ पे अगर ये जो है वो H2O मॉलिक्यूल है और ये जो है वो ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये जो है वो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है? तो अगर जो मॉलिक्यूल सेम रहता है ना, उस टाइम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उसे हम कहते हैं कोहेसिव। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो कोहेसिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूल है, ग्लास सिमिलर मॉलिक्यूल है, H2O सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो ग्लास के बीच में भी कोहेसिव फोर्स वर्क करेगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लास और H2O की, यानी कि ग्लास और वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये क्योंकि ये सिमिलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे जो वर्क फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो होता है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एडहेसिव फोर्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि है ना मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में वर्क करते हैं, और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, है ना, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करते हैं। इसी के बेसिस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पार्ट होता है इसे हम कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स, और जो दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अब अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम डिफाइन करते हैं, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है इसी डायग्राम के बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल पे अगर मैं इसे डिफाइन करता हूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कोहेसिव में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि मुझे बताइए कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में है। तो देखिए हम कोहेसिव की बात कर रहे हैं ना, सिमिलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो किसके बीच में है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और किसके बीच में है, ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। चलिए पहले आ जाते हैं एडहेसिव फोर्स पे। अगर हम एडहेसिव फोर्स की बात करते हैं तो एडहेसिव फोर्स, अब देख लीजिए वापस से इसमें हम एडहेसिव फोर्स की बात कब किए थे यहाँ पे, कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में है, यानी कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में है। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of two different substances। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका। ठीक, तो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखाया है कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स कौन सी प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं तो कोहेसिव फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सरफेस टेंशन, जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जिस फोर्स के कारण होता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं हम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर surface tension and capillary fall। ठीक है, तो दो ऐसे फिनोमेना हैं जिसके कारण, है ना, जो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। एक होता है सरफेस टेंशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है कैपिलरी फॉल। तो क्या कोई ऐसी फिनोमेना है जो एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो वह जो फिनोमेना है उसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, तो इसमें लिख लेना है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी राइज। ठीक है, तो कैपिलरी का मतलब होता है एक बहुत ही पतली सी ट्यूब को जब आप वाटर में या किसी भी लिक्विड में डीप करते हैं, तो उस ट्यूब में अगर लिक्विड का लेवल, ठीक है, फ्री लिक्विड सरफेस से अगर ऊपर की तरफ राइज करता है तो उसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज, और अगर उसका लेवल जो है वो फ्री लिक्विड सरफेस से नीचे की तरफ, है ना, मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है वो ट्यूब में, है ना, लिक्विड की हाइट को बताता है। क्लियर है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज जो है वो कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, और सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी फॉल जो है वो कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिलरी राइज तो वो डिपेंड करता है एडहेसिव फोर्स पे। क्लियर ये चीज।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास 2 ग्लास कंटेनर है, इसमें हमने जो है वो वाटर फिल कर रखा है, और एक और हमारे पास ग्लास कंटेनर है, इसमें हमने जो है वो मर्क्यूरी फिल कर रखा है। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया है, ठीक है, दोनों को जो है हमने पोर किया है, इसे भी यानी कि है ना, दोनों को हमने खाली कर दिया है, पोर कर दिया है। तो पोर करने के बाद हम ये देखते हैं कि ठीक है, ये जो सरफेस है किसका, जो ग्लास सरफेस है वो क्या है, तो वेट है, यानी कि ये जो है वो गीला है, वेट है यानी कि गीला है। और जब हम मरकरी को पोर करते हैं तो यह जो ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास का सरफेस है, ये ड्राई है। आखिर ऐसा क्यों है? जब हम पानी को खाली करते हैं तो गिलास हमें गीली मिलती है, और जब हम मरकरी को खाली करते हैं तो जो गिलास है वो सूखी मिलती है। क्या रीजन है? तो ये जो वेट और जो ड्राई है ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। इस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। कैसे डिपेंड करता है तो उसे देख लीजिए। कहता है कि अगर जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, अगर वो ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स हो, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है। ठीक है, तो सरफेस वेट होगा या ड्राई होगा? तो जो सरफेस है ना वो ड्राई रहेगा। और अगर मैं कहता हूं कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो इस केस में सरफेस क्या होगा? इस केस में जो सरफेस है ना वो वेट होगा। तो सरफेस को वेट करने के लिए एडहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां कहीं भी सरफेस आपको वेट दिखाई दे, गीला दिखाई दे, समझ जाइएगा कि वहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो तो जो सरफेस होता है वो ड्राई होता है, और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है वो मैक्सिमम किस में होते हैं? मर्क्यूरी में होते हैं, Hg में होते हैं। यही कारण है कि मर्क्यूरी को हम यूज करते हैं कहाँ पे? थर्मोमीटर में। तो थर्मोमीटर में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो सरफेस को क्या रखता है ना, ड्राई रखता है। क्लियर ये चीज? चलिए अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे हम है ना सरफेस टेंशन की तरफ आ रहे हैं, अभी आए नहीं, आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में जो है हमने वाटर फिल कर रखा है। एक कंटेनर है हमारे पास, किसी भी चीज का हो सकता है, ग्लास का हो या किसी मेटल का हो, मैटर नहीं करता। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में हमने क्या कर दिया है? वाटर फिल कर दिया, यानी कि फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। क्लियर है? तो जब वाटर को हम फिल करते हैं तो ये जो आपको सबसे ऊपर ये जो सरफेस दिखाई देता है, वाटर का जो सबसे ऊपर का जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस है, वाटर का जो सबसे ऊपर का सरफेस होता है, जो सरफेस है, इसे कहा जाता है फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री लिक्विड सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द वाटर इज नोन एज फ्री लिक्विड सरफेस, या फिर इसी को हम कहते हैं वाटर सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस, या फिर इसी को क्या कहते हैं? वाटर सरफेस कहते हैं, है ना। ठीक है, वाटर सरफेस कहते हैं, फ्री लिक्विड सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर का जो सरफेस होता है ये बिहेव करता है एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि तनी हुई, है ना, मेम्ब्रेन होता है, उस तरह का बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है उस तरह का? इट बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? ऊपर का जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। आखिर क्या रीजन रहा होगा? ठीक है, तो क्या रीजन रहा होगा उसे भी समझते हैं, है ना। जैसे देखिए कि जो कंटेनर में हमने जो वाटर फिल कर रखा है, तो इस ये ना उस कंटेनर का मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर में, है ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। क्लियर है? ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है कहाँ पे? सरफेस पे, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस है। ये मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस,
क्लियर ये चीज। और अगर हम रेस्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं ये, तो ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बिलो द सरफेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब हम फ्री लिक्विड सरफेस की बात करते हैं, जब हम है ना वाटर सरफेस की बात करते हैं, यानी कि जब हम अपर लेवल की बात है ना, अपर जो लेयर है, अपर जो लेयर है हम उसकी बात करते हैं, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं? तो ठीक है, हम इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। तो यह जो मॉलिक्यूल है ना, ये अपने नेबर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करता है, इसे भी अट्रैक्ट करता है, इसे भी अट्रैक्ट करेगा ये, और क्या करते हैं, इसे भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। जबकि अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना, जो कि है ना फ्री लिक्विड सरफेस के नीचे में है, हम उस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यह जो मॉलिक्यूल है इसे भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना, अपने चारों तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इन द मिडिल, जो मिडिल में मॉलिक्यूल्स है, अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यह जो मॉलिक्यूल है वो अपने चारों तरफ, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है या घिरा हुआ कह सकते हैं, तो उस पे जो है वो इक्वली फोर्स लग रहे हैं सभी डायरेक्शन में। लेकिन जब हम बात करते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल की, यानी कि जो फ्री लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है हम उसकी बात करते हैं, तो फ्री लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पे सभी डायरेक्शन में इक्वली फोर्स अप्लाइड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके ऊपर में तो कोई फोर्स ही नहीं, इसके ऊपर में तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। और जब इसके ऊपर में कोई मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं तो ऊपर में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स in the middle attracted equally in all direction, जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो येलो कलर से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अपर लिक्विड सरफेस की बात करता हूं, तो यह जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, molecules on the surface are attracted to one side। सिर्फ एक ही साइड पे अट्रैक्शन हो रहा है, सिर्फ किधर की ओर? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो जब ऊपर की तरफ है ना, जब अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ठीक है, ऊपर में जो है, इस सरफेस के ऊपर में है ना कोई भी फोर्स नहीं है, जीरो है, सारा फोर्स किधर की ओर वर्क कर रहा है? नीचे की तरफ वर्क करता है। तो क्या ये ऊपर का जो सरफेस है वो टेंशन में होगा? बिल्कुल टेंशन में होगा, ठीक है। और जब ये टेंशन में होगा तो क्या ये ऐसा फील करेगा कि वह जो है वो खींची हुई एक तरह से लेयर है, यानी कि क्या वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है? तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का रीजन ये है कि जो फ्री लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो इक्वली, है ना, क्या कहते हैं, इक्वली जो है वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। तो जब इक्वली अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होता है, उसमें टेंशन क्रिएट होता है। उस टेंशन के कारण ही वह जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? और एक और ध्यान रखिएगा, यह जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के कारण ही है, ड्यू टू दिस मेम्ब्रेन मॉस्किटोज, आप देखा आपने, है ना, आप लोग देखे होंगे, मॉस्किटोज सिट्स ऑन वाटर, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो सब वाटर के सरफेस क्या होते हैं, जंप करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि सिर्फ मॉस्किटो की हम बात नहीं करते, यहाँ तक कि अगर आप नीडल को, ठीक है, अगर आप वाटर पे बहुत ही हल्के से रखेंगे, स्लाइटली उससे आप रहना रखते हैं, केयरफुली अगर आप उस पर रखते हैं, तो नीडल भी क्या करता है, फ्लोट करता है, फ्लोट्स ऑन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज है। पहला पॉइंट ये है कि जब हम नीडल को, जो कि आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, उसे जब हम वाटर सरफेस पे रखते हैं, है ना, केयरफुली रखते हैं, तो वो फ्लोट करता है। जबकि डेंसिटी जो है ना, आयरन की वाटर से ज्यादा है, फिर वो सिंक नहीं होता है, फ्लोट करता है। क्या रीजन है?
दूसरा ये भी है कि मॉस्किटो या जितने भी छोटे छोटे स्मॉल है ना इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर सरफेस पे फ्लोट क्यों करते हैं, क्या रीजन है? तो सबका रीजन है सरफेस टेंशन। यानी कि अब हम यहाँ पे है ना, अब हम आने वाले हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा दूसरा टॉपिक है सरफेस टेंशन। क्लियर है? अब देखिए, नीडल की हम बात कर रहे थे तो नीडल की ही बात पे आगे चलते हैं। क्लियर है? देखिए, जैसे हमने कहा था आपको कि हमने क्या किया है कि कंटेनर में जो है ना, हमने जो है वो कंटेनर में क्या किया है तो वाटर को फिल कर रखा है। ठीक है, कंटेनर में जो है हमने क्या कर रखा है तो वाटर फिल कर रखा है। क्लियर है? और हमने कहा था कि नीडल को जो है हमने केयरफुली, नीडल को हमने क्या किया है केयरफुली वाटर सरफेस पे, जो फ्री लिक्विड सरफेस है, यह जो सरफेस है इसी को हम कहते हैं फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है नीडल को प्लेस किया है। किसे प्लेस किया है? नीडल को प्लेस किया है। ठीक है, तो नीडल को जब हम प्लेस किया है ना, प्लेस किया है तो ये फ्लोट करता है, सिंक नहीं करता है। तो फ्लोट करने का रीजन क्या रहा होगा? तो फ्लोट करने का जो रीजन होगा वो देखिए, क्योंकि अगर आप ये जानते होंगे कि यह जो नीडल है ना, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास रहने के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब चूंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सिंक है ना, तो नीडल को तो सिंक कर जाना चाहिए था, इसे डूब जाना चाहिए था, पानी के अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये पानी के सरफेस पे ही पर ही रहता है, ये वाटर के सरफेस पे ही रहता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा जरूर फोर्स है ना, जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करता है? काउंटर करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा है ना, वो होता है यहाँ पे सरफेस टेंशन, होता है यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स होता है यहाँ पे। क्लियर है? यानी कि ये जो सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो क्या करता है ना, ये जो है वो अलाउ कर रहा है नीडल टू फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन ही है वह है ना, नीडल को अलाउ करता है कि आप जो है वो वाटर सरफेस पे फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। कब तक फ्लोट कर सकते हैं इसका भी एक कंडीशन है ना, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, क्यों ये फ्लोट है ना, क्यों ये सपोर्ट करता है? तो हमने पहले ही बताया भी बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है ना, तो ये चूंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो डेफिनेटली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क किया होगा, ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो इफेक्ट है उसे क्या कर दे? वो कैंसिल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस्ड बाई वेट। किसका वर्टिकल कंपोनेंट? तो सरफेस टेंशन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे है ना, वो किसे काउंटर करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को या वेट को क्या करता है? काउंटर करता है। क्लियर ये चीज? चलिए, अब हम बात करते हैं मेनली अपने पॉइंट पे, जो हमारा दूसरा टॉपिक है सरफेस टेंशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ की है ना, कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखिए, सरफेस टेंशन के लिए हमने पहले ही बताया है कि सरफेस टेंशन जो है वो कौन से फोर्स के कारण होता है? एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स? तो सरफेस टेंशन का रीजन होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, होता क्या है सरफेस टेंशन? तो कहाँ पे वर्क करता है सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन जो है वो फ्री लिक्विड सरफेस पे वर्क करता है। क्लियर है? तो जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि यह जो है वो कंटेनर है, और इसमें जो है हमने क्या कर रखा है? लिक्विड फिल कर रखा है। क्या कर रखा है? यहाँ पे हमने जो है वो लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, तो जब ये लिक्विड हमने फिल कर रखा है तो इसका जो अपर सरफेस है, जिसे हम कहते हैं फ्री लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस, क्लियर है? ये जो है वो क्या है? फ्री लिक्विड सरफेस है, ये ऊपर का सरफेस है। हम क्या करते हैं कि ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है इस पे जो है वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ए और बी, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। आप चाहें तो आरे तिरछे भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, कैसे इंक्लाइन कैसे भी कर सकते हैं। ये हमने क्या किया है कि फ्री लिक्विड सरफेस को एक
है ना, इमेजिनरी लाइन AB से दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने से क्या होता है कि यह जो है ना लाइन है जो डिवाइड कर रखा है फ्री लिक्विड सरफेस को दो पार्ट में, ठीक है, तो जो अपर वाला पार्ट है ना, उसे जो है नीचे वाला पार्ट अपनी ओर खींचेगा, और जो लोअर पार्ट है इससे अपर वाला पार्ट क्या होगा, अपनी ओर खींचता है। यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। पहला पॉइंट तो ये हमने लिखा यहाँ पे, किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड, हमने कहा कि हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था, अगर हम लेंथ ऑफ AB की अगर मैं लेंथ बात करता हूँ तो L है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करता है वो कितना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो कितनी की है, हमने F किया है। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, अगर मैं फोर्स को पर यूनिट लेंथ डिवाइड करता हूं तो यह जो इफेक्ट आएगा दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यही कहलाता है सरफेस टेंशन, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसे जो है हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/L। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर इज ए यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जो कि हम कहाँ पे कहाँ पे है ना, कौन सी लिक्विड की बात करते हैं, अंदर तो लिक्विड का जो अपर पोर्शन होता है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी है ये, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं, हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो डायरेक्टली सरफेस टेंशन प्रिंसिपल से पूछा गया है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन डायरेक्टली आस्क्ड इन नीट में डायरेक्टली पूछा गया है बहुत बार। मैं इसमें जो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, when needle of mass m and length L floats on liquid surface, then पहले देख लेते हैं कंडीशन क्या है। कहता है कि एक नीडल है जिसका मास m है और लेंथ L है, वो लिक्विड सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह जो है वो कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया है कि लिक्विड फिल कर रखा है, और इस लिक्विड के फ्री लिक्विड सरफेस पे, है ना, इस लिक्विड के फ्री लिक्विड सरफेस पे हमने जो है वो एक नीडल जिसका मास कितनी है, m है, और लेंथ कितनी है, L है, हमने प्लेस किया है, नीडल को हमने प्लेस किया है। अब नीडल के पास m है यानी कि मास है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर सिर्फ mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता तो नीडल को जो है वो लिक्विड में सिंक कर जाना चाहिए था, सिंक नहीं करता है ना, ये फ्लोट करता है। इसका मतलब डेफिनेटली कोई और भी फोर्स है जो इसे बैलेंस किए हुए है। तो वह जो फोर्स है वो फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स। यह जो फोर्स है वो है सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, F। ये भी जो है ना इस साइड भी हम रिजॉल्व करेंगे, सॉरी इस साइड भी से हम रिप्रेजेंट करेंगे F, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। आप देखिए आपने पढ़ा है कि जो सरफेस टेंशन T होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ L, ठीक है। तो मीन्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इंटू L। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू L। यह जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो फ्री लिक्विड सरफेस से थीटा एंगल पे वर्क करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो सरफेस यानी कि निडल सरफेस के हमेशा टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट होगा का मतलब है कि फ्री लिक्विड सरफेस से थीटा एंगल पे बनाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि यह जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये न तो हॉरिजॉन्टल है और न ही वर्टिकल है। ठीक है, तो न ये हॉरिजॉन्टल है और न ही वर्टिकल है ना, इंक्लाइंड है। इसका मतलब है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसे हम लिखते हैं TL cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कितना हो जाएगा TL sin थीटा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इधर भी आएगा, क्या आ जाएगा TL cos थीटा। ठीक है, इसके वर्टिकली की हम बात करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा TL sin थीटा। क्लियर है, ये तो हमने यहाँ पे डायग्राम बता दिया है कि जब नीडल जो है वो फ्लोट करता है तो कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, क्लियर है, और कौन से डायरेक्शन में वर्क करेंगे। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, क्योंकि इस कंडीशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, कंडीशन क्या था, कंडीशन ये कहता है कि व्हेन नीडल ऑफ मास m एंड लेंथ l है ना फ्लोट्स ऑन लिक्विड सरफेस देन, तब जो है वो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जब नीडल जो है वो फ्लोट कर रहा है इस कंडीशन के साथ तो बताइए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि जो है ना नीडल है वो फ्लोट पे स्टेशनरी है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट क्यों नहीं है उस कंडीशन के बारे में यहाँ पे जानना है, उस कंडीशन को बताना है। दूसरा ये कहता है कि मुझे बताइए वह मैक्सिमम मास नीडल की कितनी होनी चाहिए, है ना, कितनी होनी चाहिए कि वह सिंक ना करे, अगर उससे ज्यादा हो तो वो सिंक कर जाए। ठीक है, मीन्स आपको जो सेकेंड पॉइंट है उसमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मास ऑफ नीडल which can float on the liquid surface, on the liquid surface। थर्ड क्वेश्चन इज, कहता है कि अगर हम नीडल को लिफ्ट करें या अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, यानी कि हम नीडल को जो है वो उठाएं, तो उठाने के कंडीशन में मिनिमम फोर्स हमें कितना अप्लाई करना होगा। ठीक है, और सेकंड इसमें है ना ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम नीडल को लिफ्ट करते हैं तो हमें एक्सेस फोर्स कितनी अप्लाई करनी होगी, यानी कि एक मिनिमम फोर्स के बारे में पूछा जाता है और दूसरा एक्सेस फोर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले सी लिख लेते हैं, क्या कहता है, इफ नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, then first minimum force required to lift, भी सेकेंड क्वेश्चन है, required excess force to lift। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो सरफेस टेंशन और हम यहाँ पे उतना डायग्राम नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है आपका mg, इधर लग रहा था सरफेस टेंशन फोर्स F इक्वल टू TL, इस डायरेक्शन में लग रहा था F इक्वल टू TL था। ये एंगल कितना था, थीटा, यानी कि इधर जो कंपोनेंट बनेंगे कितना था, TL cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था, TL sin थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ टुवार्ड्स लेफ्ट, कितना था, TL cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था, TL sin थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो F नेट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का उस पर नेट फोर्स जो है वो वर्क नहीं करना चाहिए। अगर नेट फोर्स वर्क करेगा इसका मतलब है कि उस बॉडी पे, है ना, क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा। उस बॉडी में क्या होगा, मूवमेंट होगा। बॉडी में मूवमेंट नहीं है, यही कारण है कि उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि TL cos थीटा टुवार्ड्स राइट जो है और TL sin थीटा टुवार्ड्स लेफ्ट जो है, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे।
ठीक है, मीन्स टीएल कॉस थीटा जो राइट साइड में है उसका इफेक्ट को कौन कैंसिल करेगा, टीएल कॉस थीटा जो लेफ्ट साइड में है। लेकिन यह जो एमजी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसे कौन काउंटर कर रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो इसे बैलेंस कर रहा है टीएल साइन थीटा और प्लस टीएल साइन थीटा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, टीएल साइन थीटा प्लस टीएल साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एमजी, यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स और कह सकते हैं वेट। ठीक है, तो इसे क्या हम इसे लिख सकते हैं 2TL साइन थीटा इक्वल टू mg। 2L साइन थीटा इक्वल टू mg इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि मैक्सिमम मास ऑफ नीडल विच कैन फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस। अब कहता है कि मुझे मैक्सिमम मास बताइए, है ना, वह मैक्सिमम मास के बारे में वो जानना चाह रहा है कि, है ना, लिक्विड जो है उसे सपोर्ट कर ले। अगर उससे ज्यादा मास हो गया तो सिंक कर जाएगा, यानी कि उस कंडीशन के साथ आपको मास बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg है इसे बैलेंस कौन कर रहा है, तो इसे बैलेंस कर रहा है कितना, 2TL साइन थीटा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिखा आपने कि 2TL साइन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, mg होगा। क्लियर है, आपको m चाहिए ना, तो m के लिए क्या लिख सकते हैं, 2TL साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, g होगा ना। अब देखिए थीटा जो है, सॉरी मास जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड सेम है, नीडल की लेंथ क्या है, सेम है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम है, यानी कि सारे जो टर्म है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या हो सकता है, तो वेरिएबल थीटा हो सकता है। तो मास मैक्सिमम होने के लिए थीटा को, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम मास, ठीक है, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो जो मास यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम मास होगा, तो मैक्सिमम मास कितना हो जाएगा, 2TL बाई g। दिस इज द मैक्सिमम मास ऑफ द नीडल व्हेन इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये तो सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड, जिसमें दो क्वेश्चन है, समझिए इसको। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड, अगर हम नीडल को लिक्विड से लिफ्ट करते हैं उस कंडीशन में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, तो हम कितने मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे देखिए इसे थर्ड केस की बात करता हूं तो क्लियर है थर्ड केस। ठीक है, जैसे देखिए हमने नीडल है, ऊपर की तरफ फोर्स है F जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स। क्लियर है ये चीज, है ना। ये जो है वो वाटर में डीप है, यानी कि लिक्विड में डीप है। इसकी लेंथ को मैं बता ना ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है, लिफ्ट, है ना, इसकी क्या है, लेंथ है L, इसकी लेंथ। ठीक है, अब इसके हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में है, जब इसे आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन इस टाइप से वर्क करेगा, मतलब है कि जो कितना हो जाएगा, ये TL होगा, TL। ठीक है, तो जो F अप्लाइड होगा, है ना, जो हम F अप्लाइड की बात करते हैं, F अप्लाइड जब हम बात करते हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे किस पे, लिक्विड को, है ना, जब किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नीडल को लिफ्ट करने के लिए। तो जो F अप्लाइड होगा क्या हमें लिख सकते हैं, mg प्लस 2TL। 2TL क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है यहाँ पे और दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। तो सरफेस टेंशन फोर्स आपने पढ़ा ना कि जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू L, सॉरी T सरफेस टेंशन T, सॉरी T। ठीक है, तो T इंटू क्या हो जाएगा, एक साइड के लिए T इंटू L और दूसरे साइड के लिए T इंटू L, तो कितना हो जाएगा टोटल 2TL। ये तो F अप्लाइड है। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स की हम बात करते हैं तो मिनिमम फोर्स होगा कब, तो जब हम F मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स होगा सेम फोर्स जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, mg प्लस 2TL, ये मिनिमम फोर्स हुआ। क्लियर है। अब कहता है रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स। अब एक्सेस फोर्स कितनी, ये तो है ना, ये तो अप्लाइड फोर्स है, एक्सेस फोर्स कितना, तो समझिए। जैसे मान लिया जाए कि ये जो नीडल है वो लिक्विड पे रेस्ट में है, तो जब ये रेस्ट में है इसका मतलब ये है कि जो mg है ना, रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो mg है ना, उसे काउंटर कौन कर रहा था, तो सरफेस टेंशन काउंटर कर रहा है। ठीक है, सरफेस टेंशन काउंटर कर रहा है। क्लियर है। इससे अगर आप लिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट करने के लिए
सिर्फ आप कितना फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं, तो जो फोर्स आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं ना वही होता है एक्सेस फोर्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स होगा यहाँ पे 2 इंटू TL, यही तो आप एक्सेस लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू TL। अब मुझे बताइए कि 2 इंटू TL जो आपने लिखा है, तो 2 इंटू TL क्या है ये? तो जो रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे नोट में करके ये लिख सकते हैं, सभी जगह एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है, क्या एप्लीकेबल होगा कि रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स की, तो रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये कौन सा कंडीशन था? ये पहला कंडीशन है, पहला एग्जांपल था। किसके लिए? नीडल के लिए। अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? दूसरा एग्जांपल कहता है कि व्हेन सर्कुलर डिस्क फ्लोट ऑन लिक्विड। जब सर्कुलर डिस्क जो है वो लिक्विड पे फ्लोट करता है, तो मुझे बताइए कि एक्सेस फोर्स क्या होगा। हमें सिर्फ एक्सेस फोर्स चाहिए। तीसरा एग्जांपल ये कहता है कि व्हेन सर्कुलर रिंग फ्लोट ऑन लिक्विड। ठीक है, पहले ये दो की बात कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि इसके लिए एफ एक्सेस क्या होगा। ठीक है, किसकी बात करता है? ये डिस्क की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क ड्रॉ करते हैं। ये डिस्क है। ठीक है, ये क्या है? डिस्क है। तो जब हम डिस्क है, इसे जब आप ऊपर की तरफ आप लिफ्ट करेंगे, एफ फोर्स से लिफ्ट करेंगे, तो सरफेस टेंशन फोर्स किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कितना वर्क करेगा? तो सरफेस टेंशन फोर्स एफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? टी इंटू इसकी चारों तरफ ही क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस कंसीडर करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो एक्सेस फोर्स हमने बताया है, एक्सेस फोर्स किसके बराबर होता है? तो एक्सेस फोर्स होता है सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर। ठीक है, तो एक्सेस फोर्स जो कि सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होता है, तो सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू आपने यहाँ पे कंसीडर कर ली है, कितना है? तो T इंटू 2 पाई आर। ये कौन सा वैल्यू है? तो ये है आपका एफ एक्सेस। क्लियर है चीज? थर्ड कहता है व्हेन सर्कुलर रिंग। अब हम यहाँ पे रिंग की बात करेंगे, अब डिस्क की बात नहीं करेंगे। अब किसकी बात करते हैं? यहाँ पे रिंग की बात करते हैं। ये रिंग जो है वो बहुत ही पतली है, और इसे जो है आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। एफ रिंग जो है वो पतली है, बहुत ही पतली सी रिंग है। ठीक है, इंटरनल रेडियस भी आर है, और इसकी जो आउटर रेडियस है ना वो भी आर है, यानी कि रेडियस लगभग सेम है। ठीक है, तो जब आप इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जब आप इसे लिफ्ट करते हैं, तो सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो इनर रेडियस पर भी और आउटर रेडियस पे भी, दोनों रेडियस पे वर्क करेगा। तो अगर हम आउटर रेडियस की बात करते हैं, तो आउटर रेडियस पे जो फोर्स वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा? T इंटू 2 पाई आर। इनर रेडियस पे जो फोर्स वर्क करेगा, हम इसकी बात करें, इनर रेडियस की बात करते हैं, तो जो इनर रेडियस पे जो इनर रेडियस पे जो सरफेस टेंशन फोर्स वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा? T इंटू 2 पाई आर। तो एक्सेस किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होता है, सरफेस टेंशन फोर्स के इक्वल होता है, जो सब है ना। तो जब ये सरफेस टेंशन फोर्स के इक्वल होगा, अब दोनों क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो T इंटू 2 पाई आर प्लस T इंटू 2 पाई आर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो 2T 2 पाई आर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 4T पाई आर एफ एक्सेस। क्लियर ये चीज? क्लियर है? ठीक है, देखिए नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ थिन लिक्विड फिल्म formed between a U-shaped wire है, this is U-shaped wire and a liquid slider supports a weight of, ये स्लाइडर है, स्लाइडर सपोर्ट अ वेट ऑफ W, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है? तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। सी इन द फिगर द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो स्लाइडर की गिवन है 30 सेंटीमीटर।
एंड इट्स वेट इज नेग्लिजिबल, इसका जो स्लाइडर का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है। तो कहता है द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म, तो यह जो लिक्विड फिल्म है यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है लिक्विड फिल्म, इसका सरफेस टेंशन टी की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछा गया है ना। तो देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है ना। अगर मैं इस स्लाइडर की बात करता हूँ, ये जो स्लाइडर है जिसपे वेट जो है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इसे कौन बैलेंस कर रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है तो इसे बैलेंस करने वाला जरूर एक कोई ना कोई फोर्स होगा। वह कौन सा फोर्स होगा? यह जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ये सरफेस टेंशन फोर्स है। यानी कि यह जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो किसे बैलेंस कर रहा है? ये तो वेट को बैलेंस करता है। यानी कि हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो सरफेस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू वेट। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा। तो आपने पढ़ा था कि जो सरफेस टेंशन टी होता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होगा। तो सरफेस टेंशन तो की वैल्यू कितनी है? टी है। और लेंथ बताइए कितनी दी हुई है? तो लेंथ जो है वो, है ना, कितनी है? एल। अब मुझे बताइए कि ये रॉड है ना, स्लाइडर है, रॉड है, तो ये जो है वो लिक्विड से दोनों साइड में कनेक्ट है ना, लिक्विड से दोनों साइड में कनेक्टेड है। दो साइड कनेक्टेड रहने के कारण जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा क्या वो डबल होगा? तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? डबल कर दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिल्म है ना, फिल्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यह फिल्म जो है जो स्लाइडर से कांटेक्ट में है, वह स्लाइडर के दोनों साइड, है ना, क्या है वहाँ पे? कॉन्टैक्टेड है ना, कॉन्टैक्ट में है। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 2TL/W होगा। सॉरी, 2TL किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर होगा। यानी कि हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2T इंटू एल, एल कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 इंटू 10⁻² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻²। तो अगर हम T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 10⁻²। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यह आता है 0.025 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।